प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बी पार्ट द्वितीय में हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मानव प्रजाति की परिभाषा और मानव प्रजाति का जो उद्भव एवं विकास हुआ है, उस विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। अर्थात मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण किया गया है, उसके जो महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो विभिन्न मानव शास्त्रियों ने अपने अनुभव और विभिन्न तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया है। लेकिन प्रजातियों का जो सामान्य वर्गीकरण किया जाता है, उसमें दो तत्वों की बड़ी भूमिका है, जिसके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। उनमें पहला है जीन की समानता या जो आनुवंशिक लक्षण हैं, उसके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। और दूसरा है शरीर की जो बाह्य विशेषताएं हैं या जो बाह्य शारीरिक लक्षण हैं, उनके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इन दो तत्वों के आधार पर ही मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया है, जिनकी चर्चा आज हम इस टॉपिक में करेंगे। तो पहला है जीन की समानता या आनुवंशिक लक्षण। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आनुवंशिक लक्षण हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं और उस पीढ़ी के गुण अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य है उसकी शारीरिक संरचना या जो बनावट है, वो जो उसे प्राप्त हुई है अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से, वो उसमें बरकरार रहती है। अब जो आनुवंशिक लक्षण हैं, इनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। मतलब एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में या एक ही प्रजाति में अगर वो किसी दूसरे प्राकृतिक परिवेश में चली जाए और लंबे समय तक वहाँ रहे, तो धीरे धीरे उनके आनुवंशिक गुणों में भी बदलाव होने लगता है। तो आनुवंशिक जो लक्षण हैं, इनको प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक हैं, जिनकी वजह से आनुवंशिक लक्षणों में भी विभिन्नता पाई जाती है। उनमें है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। दूसरा है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। तीसरा है जीन प्रवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और चौथा है प्रजातीय मिश्रण, रेशियल मिक्सचर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनकी वजह से आनुवंशिक लक्षणों में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो उत्परिवर्तन से तात्पर्य है कि जो विभिन्न प्रजातियां हैं, उनकी जो शारीरिक संरचना है, उनमें जीन का प्रमुख योगदान रहता है। अर्थात उनके जो शारीरिक विशेषताएं हैं, उनको तय करने में उनके जो आनुवंशिक गुण हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीन मानव प्रजाति विशेष में लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, जो जैविक गुण हैं। लेकिन लंबे समय तक भौतिक और मानवीय दशाओं में परिवर्तन के कारण जीन में भी कुछ बदलाव हो जाता है, जिसके कारण शारीरिक लक्षणों में भी बदलाव आता है। इसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जो आनुवंशिक गुण हैं, ये एक लंबे समय तक स्थायी रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लेकिन अगर वह मानव प्रजाति या मानव समुदाय किसी दूसरे ऐसे परिवेश में चला जाए, ऐसी प्राकृतिक दशाओं में चला जाए जो उसके अनुकूल नहीं थी पहले, लेकिन अगर वहाँ वह लंबे समय तक रहेगा, तो उसकी जो शारीरिक संरचना है, वो धीरे धीरे उस प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार बदलने लगती है। इसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। इस कारण आनुवंशिक गुणों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा है प्राकृतिक चयन। अर्थात प्राकृतिक दशाओं की विभिन्नता का प्रभाव जो आनुवंशिक लक्षण हैं या जीन हैं, उनकी सक्रियता और निष्क्रियता पर पड़ता है। जैसे कि शीत और शीतोष्ण जो कटिबंधीय
जलवायु दशाएं हैं वहाँ जीन सक्रिय रहता है। मानव शरीर की जो त्वचा का रंग है वो सफ़ेद पाया जाता है। इसके विपरीत जो उष्ण जलवायु क्षेत्र हैं, जहाँ अधिक तापमान है, वहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं काफ़ी उष्ण हैं, इसलिए वहाँ त्वचा का जो रंग है वो काला या सांवला पाया जाता है। वहाँ जीन निष्क्रिय होते हैं। तो जो प्राकृतिक चयन है उसके अनुसार ही जीन की जो सक्रियता या निष्क्रियता प्रभावित होती है और उससे ही हमारी शारीरिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है जीन प्रवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब किसी प्राकृतिक कारण से या मानवीय कारण से या अपने शारीरिक कमी के कारण अगर जो जीन का प्रवाह है वो अगर रुक जाता है, मतलब अगर हमें जो आनुवंशिक गुण हैं वो मिलने बंद हो जाएं, अपने मान लीजिए पूर्वजों से हमें वो पूरे गुण नहीं मिल पाए जो उनमें थे, वो किसी विशेष कमी के कारण, तो उस प्रजाति विशेष की जो शारीरिक संरचना है वो पूरी तरह से बदल जाती है। इसलिए आनुवंशिक विभिन्नता देखने को मिलती है। अगला जो कारक है वो है प्रजातीय मिश्रण। मतलब विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण के कारण एक दूसरी प्रजाति का जन्म होता है। यह वर्ण संकर प्रजाति होती है जिसमें दोनों प्रजातियों के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात अगर दो विभिन्न जैविक गुणों वाली प्रजातियां आपसी संबंध रखती हैं, उनमें शादियां होती हैं, तो उनसे जो उत्पन्न संतान होगी वो वर्ण संकर होगी, अर्थात उसमें उन दोनों प्रजातियों के गुण मिलेंगे। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी कि यूरोपीय लोग वहाँ अमेरिका में गए और वहाँ के मूल जो निवासी थे, रेड इंडियन या जो निग्रो थे, उनसे उनके विवाह संबंध हुए और उनसे जो उत्पन्न संतानें हुई उनमें अलग ही तरह के गुण देखने को मिले जो दोनों प्रजातियों के मिश्रित गुण थे। तो इस तरह मानव प्रजातियों में जो विभिन्नता पाई जाती है उनमें आनुवंशिक जो लक्षण हैं या आनुवंशिक जो गुण हैं उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का जो दूसरा महत्वपूर्ण आधार है वो है बाह्य शारीरिक लक्षण। मानव के आंतरिक गुणों अर्थात जो ग्रंथि रस हैं, जैसे कि एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इनके प्रभाव के कारण शरीर की लंबाई या नाक की चौड़ाई, बालों की बनावट, सिर का आकार, आँखों का रंग, ऐसी जो शारीरिक विशेषताएं हैं इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि ये जो ग्रंथि रस हैं ये हमारी शारीरिक संरचना को प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक लक्षणों में विभिन्नता और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग मानव प्रजातियां पाई जाती हैं और कई मानवशास्त्रियों और भूगोलवेताओं ने भी बाह्य जो शारीरिक लक्षण हैं उनके आधार पर मानव की प्रजातियों का विभाजन किया है। तो जो मुख्य शारीरिक लक्षण हैं जिनके आधार पे ये वर्गीकरण किया गया है उनमें पहला है शरीर का कद, अर्थात शरीर की जो लंबाई है। तो प्रत्येक जो मानव प्रजाति है उसमें शरीर की लंबाई अलग अलग होती है और शरीर के इस कद पर जलवायु का, आनुवंशिक गुणों का, स्वास्थ्य का और भोजन में जो प्रोटीन की मात्रा है आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात आपकी जो लंबाई है वो इन मुख्य तत्वों से प्रभावित होती है। बाह्य जो शारीरिक लक्षण हैं उनमें शरीर की लंबाई एक स्पष्ट विशेषता है जिसके आधार पर मानव प्रजातियों का विभाजन किया गया है। सामान्यतः अगर बात करें तो मानव शरीर की जो लंबाई है वो 142 सेंटीमीटर से लेकर 181 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है, जिसमें पुरुषों का जो कद है वो 130 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच तक होता है और स्त्रियों का होता है 120 सेंटीमीटर से 187 सेंटीमीटर तक। जबकि जो औसत लंबाई है मनुष्य की वो है 165 सेंटीमीटर। तो लंबाई के आधार पर जो विभाजन किया है उसमें हैडन महोदय ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया और उन्होंने जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण बताया वो है नाटा कद, अर्थात जिनकी लंबाई 148 से 158 सेंटीमीटर के बीच होती हैं,
वो लोग नाटे माने जाते हैं, छोटे माने जाते हैं। अब ऐसी प्रजातियां जो हैं या ऐसे जो लोग हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में एक जनजाति है पिग्मी, वो बहुत छोटे हैं। चीन है, जापान है, पेरू है और दक्षिणी भारत में कुछ लोग हैं जो इसमें आते हैं। मध्यम कद में 159 से लेकर 168 सेंटीमीटर तक के लोग आते हैं। ऐसे लोग मलेशिया, इंडोनेशियाई द्वीपों में पाए जाते हैं। लंबा कद 169 से लेकर 172 सेंटीमीटर के बीच होता है, जिसमें भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में ऐसी लंबाई पाई जाती है। और बहुत लंबा कद अर्थात जिनकी लंबाई 173 सेंटीमीटर से अधिक हो, वो इसमें आते हैं, जिसमें जो पश्चिमी देश हैं, इंग्लैंड है, रूस है, स्कॉटलैंड, अल्पाइन जो क्षेत्र हैं आदि। तो लंबाई के आधार पर हैडन महोदय ने यह वर्गीकरण किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण है वो है सिर का आकार, सेफेलिक साइज, अर्थात जो हमारी खोपड़ी है, सिर है, उसका आकार क्या है, इस आधार पर भी वर्गीकरण किया है कुछ लोगों ने। सिर की जो आकृति है वो शारीरिक लक्षणों में सबसे अधिक स्थायी मानी जाती है, इसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। सिर की आकृति का जो निर्धारण है वो शिरस्य सूचकांक मतलब सेफेलिक इंडेक्स के आधार पर किया जाता है, और जो शिरस्य सूचकांक है उसे निम्न सूत्र से निकालते हैं: सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणा 100। तो इस आधार पे जो सूचकांक आएगा उस आधार पर मानव प्रजातियों का भी वर्गीकरण किया गया है कि उनका सर लंबा है, चौड़ा है या मध्यम है। तो क्रोबर नामक मानवशास्त्री ने सिर के आकार के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। तो उन्होंने जो सिर से सूचकांक है उसके आधार पर यह बताया, जैसे कि लंबा सिर जिनका सूचकांक होता है 77 से कम, मध्यम सर जिनका सूचकांक होता है 77 से लेकर 81 तक, और चौड़ा सिर जिनका सिर से सूचकांक होगा 81 से अधिक। तो इस आधार पर जिन प्रजातियों का सर का जो आकार है आएगा, उस आधार पे उनका वर्गीकरण किया गया है। मतलब प्राचीन जो जीवावशेष मिले हैं तो मानव शास्त्रियों ने उनका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने बताया कि आदिकाल में जो मानव प्रजातियां थी उनका सिर लंबा पाया जाता था, और धीरे धीरे उनके सर में परिवर्तन होता गया। अब वर्तमान समय की जो मानव प्रजातियां हैं उनके सर चौड़े पाए जाते हैं। तो आदि जो मानव थे उनका सर लंबाई लिए हुए था, अर्थात लंबा था। सिर की जो आकृति है वो जीवित और मृत दोनों में समान पाई जाती है, अर्थात जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति दोनों में एक जैसी होती है, उनमें सर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए सिर की जो आकृति है वो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार माना जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है बालों की बनावट, अर्थात बालों की बनावट के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। बाल जो हैं वो आयु, जलवायु, लिंग, भोजन आदि कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं, अर्थात जो बालों में अंतर देखने को मिलता है वो इन महत्वपूर्ण तत्वों के कारण प्रभावित होते हैं, जिसमें जो आनुवंशिक गुण हैं इनका भी प्रभाव पड़ता है। बालों की जो बनावट है वो आनुवंशिक गुणों के कारण अगली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित होते रहते हैं। अब बालों के जो प्रकार हैं उनके आधार पर भी कई विद्वानों ने विभाजन किया है, जिसमें सीधे व लंबे या खड़े बाल होते हैं। ऐसे बाल मंगोलाइट जो प्रजाति है उनमें पाए जाते हैं, जिन्हें लियोट्रिकी कहते हैं। दूसरे छल्लेदार बाल होते हैं
जिन्हें घुंघराले बाल भी कहते हैं। ऐसे बाल जो हैं वो छल्लों के होते हैं, जैसे कि भेड़ के जो बाल होते हैं, या आप लोग ने देखा होगा जो अफ्रीका महाद्वीप है या जो पश्चिमी द्वीप समूह है, वहाँ जो निग्रिटो या निग्रो हैं, उन लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। और लहरदार बाल होते हैं, ये बाल पतले, मुलायम और लहरदार होते हैं। इनकी आकृति तरंगों के समान होते हैं, मुलायम होते हैं। तो बालों के जो प्रकार हैं, इनके आधार पर भी मानव प्रजातियों को बांटा गया है। अगला जो महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण है वो है नासिका की आकृति, अर्थात नाक की चौड़ाई। तो नाक की चौड़ाई के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। किसी की नाक चौड़ी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की पिचकी हुई होती है। तो इस आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। और नासिका सूचकांक सूत्र के द्वारा इन प्रजातियों का विभाजन किया गया है, जिसका सूत्र है नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई इंटू 100। तो जो भी सूचकांक आएगा उस आधार पे वो विभाजन किया गया। जैसे कि पतली नासिका जिनमें सूचकांक 55 से 70 के बीच में होगा, मध्यम नासिका जिनका सूचकांक 70 से 85 होगा, चौड़ी नासिका उनकी होगी जिनका सूचकांक 85 से 100 के बीच आएगा, और बहुत चौड़ी जिनका सूचकांक 100 से अधिक। तो ये नासिका सूचकांक के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जिसमें निग्रो प्रजाति है, उनकी जो नाक है वो सबसे चौड़ी होती है। जो मंगोलाइड है, मंगोलियन प्रजाति के हैं, उनकी मध्यम चौड़ी होती है। और जो काकेसाइड है या नॉर्डिक जो प्रजाति है, उनकी पतली व लंबी नाक होती है। तो इस आधार पर मानव प्रजातियों का विभाजन किया गया है। अगला जो शारीरिक लक्षण है वो है कपाल धारिता। कपाल धारिता से तात्पर्य है जब मर्द व्यक्ति होता है, उसकी जो खोपड़ी है उसमें जल या सरसों आदि भरकर उसका मापन किया जाता है। और प्रजातियों के वर्गीकरण में इसका कम महत्व है, मतलब अलग अलग प्रजातियों में खोपड़ी या कपाल की आकृति भिन्न भिन्न पाई जाती है। और उनकी जो कपाल धारिता है, अर्थात उनमें जो सरसों या जल भर के उनकी वो आकार देखते हैं, तो उनमें विभिन्नता पाई जाती है। नाट्य कद वाली जो प्रजातियां हैं, निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, इनकी जो कपाल धारिता है वो कम है, जबकि जो काकेशियन या काकेसाइड प्रजाति है, इनकी जो कपाल धारिता है वो अधिक होती है। तो कपाल की जो क्षमता है या धारिता है उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण है वो है त्वचा का रंग। तो विभिन्न प्रजातियों में जलवायु के कारण या शारीरिक परिवर्तनों के कारण भी त्वचा का रंग अलग अलग देखने को मिलता है। जलवायु के प्रभाव के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाले, अर्थात जहां तापमान अत्यधिक होता है, वहां निवास करने वाली प्रजाति का जो रंग है वो तेज गर्मी के कारण काला या श्याम रंग का पाया जाता है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर मानव का जो रंग है वो सफ़ेद होता जाता है। जलवायु के अलावा मानव की त्वचा में जो पाए जाने वाले मेलेनिया, कैरोटीन, हीमोग्लोबिन का स्राव, इन तत्वों के आधार पर भी त्वचा का रंग प्रभावित होता है। त्वचा के रंग के आधार पर भी प्रजातियों को बांटा गया है मुख्यतः, जिसमें श्वेत रंग वाली प्रजातियां, पीले रंग वाली प्रजातियां और श्याम या काले रंग वाली प्रजातियां। अगला जो महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण है वो है आँखों का रंग एवं बनावट। मतलब आँखों का जो रंग है वो सामान्यतः सभी प्रजातियों में काला पाया जाता है, लेकिन आँखों की जो पुतली का बनावट है वो अलग अलग देखने को मिलता है। पुतलियाँ हैं वो अलग अलग आकार की होती हैं। आँखों की बनावट की दृष्टि से आँखें तिरछी भी हो सकती हैं, बादाम की तरह हो सकती हैं, इनके खुलने की आकृति तिरछी हो सकती है। और जो नॉर्डिक प्रजाति है वहाँ उनकी कई आँखें नीली भी होती हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। अगला जो कारण है, जो लक्षण है वो है मुख की आकृति। मतलब मुख की आकृति सिर की आकृति से जुड़ी हुई होती है।
यदि सिर की आकृति लंबी होगी तो मुख भी लंबा होगा। सिर की आकृति गोल या चौड़ी पाई जाती है तो उस प्रजाति के मनुष्य की मुख की आकृति भी सिर की आकृति पर आकृति का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो सिर की आकृति है वो ही अपने चेहरे या मुख की आकृति को प्रभावित करती है। आदिकाल में जो मानव थे उनके जबड़े बाहर निकले हुए थे, जबकि आधुनिक प्रजातियों के जो जबड़े हैं वो कम बाहर निकले रहते हैं। तो इस तरह मुख की आकृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। अगला है होठ का आकार। मतलब जो मानव प्रजातियां हैं उनमें होठ है, उनमें भी विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे किसी का मोटा है, किसी का मध्यम है, किसी का पतला है। तो जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनमें मानव का जो निचला होठ है उसकी मोटाई में भिन्नता होती है। जैसे उदाहरण के लिए जो निग्रिटो प्रजाति हैं या अफ्रीकी जो प्रजातियां हैं वहाँ के मनुष्यों का जो नीचे का होठ मोटा तथा फूला हुआ होता है, जो स्पष्ट दिखाई देती है। इसके विपरीत कई प्रजातियां हैं जिनमें होठ की आकृति एकदम पतली होती है। तो इस तरह होठ की आकृति के आधार पर भी विभाजन किया गया है। आप सभी क्रिकेट देखते हैं तो आपने देखा होगा जो कैरिबियाई खिलाड़ी हैं या जो दक्षिणी अफ्रीकी खिलाड़ी हैं उनमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बाल भी घुंघराले हैं और उनके जो होठ हैं या उनका जो नाक है वो एक तरह से निग्रोइड प्रजातियों से मिलते जुलते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया गया है आनुवांशिक लक्षणों के आधार पे और जो बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पे इनकी चर्चा की है। जय हिंद।